एक गांव में दो बहनें रहती थीं, रिया और ऋतु। वे बचपन से ही अपनी दादी के पास पली बढ़ी थीं, लेकिन उनकी जिंदगी में एक चीज कभी नहीं बदली। वे हर दिन झगड़ती थीं और उस झगड़े की एक ही वजह थी, कौन ज्यादा बुद्धिमान है। ऋतु तो फिर वही बात शुरू कर दी। कितनी बार कहा है, खुद को इतना बड़ा मत समझ। तू हमेशा ऐसे बात करती है जैसे तू ही सब जानती है, तू ही सब समझती है। लेकिन सच्चाई क्या जानती है? तू जितनी भी कोशिश कर ले, मेरी जैसी समझ तुझ में कभी नहीं आएगी। मैं बचपन से ही सब कुछ अपनी बुद्धि से करती आई हूँ। मैं पहले समझती हूँ, पहले फैसला लेती हूँ, और तू बस मेरे पीछे पीछे घूमकर बड़ी बड़ी बातें करती रहती है। आज मैं साफ साफ कह रही हूँ, इस घर में अगर कोई सबसे बुद्धिमान है तो वो मैं हूँ। दीदी, तुम हमेशा इतना गुस्से में बात क्यों करती हो? मैं तो कभी भी तुमसे लड़ना नहीं चाहती, लेकिन आज एक बात कहना जरूरी है। बुद्धि सिर्फ अपने मुंह से अपनी तारीफ करने से साबित नहीं होती। बुद्धिमत्ता तभी समझ आती है जब कोई समस्या के सामने खड़ा होकर धैर्य रखता है, जब कोई दूसरों का दर्द समझकर उसकी मदद करता है, जब कोई अपने स्वार्थ को भूलकर सही काम करता है। अगर तुम सच में मानती हो कि तुम सबसे बुद्धिमान हो, तो उसे बातों से नहीं, अपने काम से साबित करके दिखाओ दीदी। झगड़ा इतना बढ़ गया कि वे दोनों अपनी दादी के पास चले गए। दादी, तुम आज हमारा फैसला कर दो। मैं अब और सहन नहीं कर सकती। ऋतु हमेशा खुद को मुझसे ज्यादा बुद्धिमान दिखाने की कोशिश करती है। हाँ दादी, हम चाहते हैं कि तुम हमें एक काम दो जिससे ये साबित हो सके कौन सच में बुद्धिमान है। ठीक है, तुम्हारी झगड़ा बहुत सुन ली मैंने। कोई खुद को ज्यादा बुद्धिमान समझ रहा है तो कोई दूसरे को छोटा समझ रहा है। तो आज ही देखा जाएगा कौन सच में बुद्धिमान है। ये लो, मैं तुम्हें 2 छेद वाले घड़े देती हूँ। इन घड़ों से तुम्हें पानी लाना होगा, लेकिन एक शर्त है, एक बूंद भी पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए। और जंगल से जलाने की लकड़ी भी लानी होगी, लेकिन कोई रस्सी इस्तेमाल नहीं कर सकते, हाथ से भी बांध नहीं सकते। तभी समझ में आएगा तुम दोनों में असली बुद्धिमान कौन है। ये कैसे मुमकिन है दादी? छेद वाले घड़े से पानी लाना मतलब सारा पानी तो नीचे गिर जाएगा। क्या अजीब बात है। और बिना रस्सी की लकड़ी कैसे लाएं दादी? जंगल में तो सूखी टहनियां होती हैं, लेकिन उन्हें तो ऐसे पकड़कर नहीं लाया जा सकता। जिसके पास बुद्धि होती है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। समस्या कभी ताकत से नहीं जीती जाती, जीती जाती है सोच से, धैर्य से और बुद्धि से। याद रखना, जो सोचना सीख जाता है वही रास्ता निकाल पाता है। फिर वे दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। रिया के मन में था गुस्सा और अहंकार, और ऋतु के मन में था चिंता और जिम्मेदारी। ए लड़की, क्या तुम में से कोई मेरी थोड़ी मदद कर सकती है? मैं बहुत थक गया हूँ, शरीर अब चल नहीं रहा। मुझे थोड़ा सा पानी तक ले जा सकती हो? क्या अजीब बात है। मैं खुद इतनी बड़ी समस्या में हूँ। फूटी हुई मटकी से पानी कैसे लाऊं, बिना रस्सी के लकड़ी कैसे लाऊं, इन सब के बारे में सोचते सोचते मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। और तू कह रहा है कि तुझे पानी तक ले जाऊं? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं अपने ही काम में व्यस्त हूँ। रिया वहां से चली जाती है। तुम चिंता मत करो, मुझे पता है मेरी भी समस्याएं हैं, लेकिन तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं जा नहीं सकती। मैं तुम्हें पानी तक ले जा रही हूँ। इसके बाद वे दोनों कुछ दूर आके बढ़े। फिर अचानक ही उन्होंने देखा, एक विशाल ईगल पक्षी अपने मजबूत पंजों में एक सांप को पकड़े हुए है। पक्षी उड़कर पेड़ की ऊंची डाली पर जाकर बैठ गया है और नीचे लटकता हुआ सांप तड़प रहा है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं अब नहीं सह पा रहा। दया करो, मुझे छोड़ दो। क्या कोई है? मुझे बचाओ। दीदी, उसे बचाना चाहिए। मैं किसी को नहीं बचा सकती। मैं खुद ही इतनी परेशानियों में हूँ कि क्या करूँ यही समझ नहीं पा रही। तू जो चाहे कर, मैं अब किसी बात में सिर नहीं खपाना चाहती। फिर रिया जंगल की ओर चली जाती है। इधर ऋतु ईगल को डराकर सांप को बचाती है। धन्यवाद दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई है।
मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। अगर तुम्हें कभी किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। फिर सांप भी जंगल की ओर चला जाता है। काफी देर तक जंगल में घूमते घूमते दोनों बहनें थक गईं। आखिरकार उन्हें कुछ चलाने की लकड़ियां मिल गईं, लेकिन समस्या तब भी पहले जैसी ही बनी रही। बिना रस्सी के उन लकड़ियों को बांध कर ले जाना कैसे संभव है? रिया का धैर्य तब लगभग खत्म हो चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा, निराशा और चिढ़ साफ दिखाई दे रही थी। ऋतु, अब नहीं, मैं अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। हम इतने समय से इस जंगल में घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है जानती है? ये काम बिल्कुल असंभव है। फूटी हुई मटकी से पानी लाना, बिना रस्सी के लकड़ी बांधना, ये सब किसी भी तरह से संभव नहीं है। मुझे लगता है दादी ने हमारी परीक्षा लेने के लिए एक झूठा काम दिया है, जिसे कोई भी पूरा नहीं कर सकता। मैं अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं घर वापस जा रही हूँ। तू अगर रहना चाहती है रह, लेकिन मैं अब इस बेवकूफ़ी में नहीं रह सकती। रिया ने एक पल भी बर्बाद किए बिना गुस्से और निराशा में जंगल के रास्ते घर की ओर चल पड़ी। और ऋतु, वो उस गहरे जंगल के बीच अकेली रह गई। चारों तरफ धीरे धीरे शाम उतर रही है। पक्षियों की आवाज़ें थम गई हैं। जंगल का माहौल और भी शांत और भी रहस्यमय हो गया है। ऋतु थककर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू, मन में डर और दिमाग में हजारों ख्याल। मैंने इतनी कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं कर पाई। दादी ने हम पर भरोसा करके ये काम दिया था, और क्या मैं उस भरोसे को निभा नहीं पाऊंगी? क्या दीदी सही कह रही थी? क्या मैं सच में बुद्धिमान नहीं हूँ? लेकिन मैं हार मानना नहीं चाहती। मैं कोशिश करना चाहती हूँ, आखिर तक कोशिश करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी झाड़ियों के बीच एक आवाज़ हुई। वो सांप धीरे धीरे ऋतु के सामने आकर खड़ा हो गया। तुम यहाँ अकेली बैठकर रो क्यों रही हो? तुम्हारी आंखों में इतना दुख क्यों है? तुम तो वही लड़की हो जो अपना डर भूलकर किसी और की जान बचा सकती है। आज तुम इतनी कमजोर क्यों पड़ गई? मैंने सच में बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी समझ नहीं पा रही। दादी ने कहा था बिना रस्सी के लकड़ी बांध कर ले जाना, लेकिन मैं जितनी भी कोशिश करूं कुछ भी नहीं कर पा रही। मैं हार मानना नहीं चाहती, लेकिन मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? क्या तुम भूल गई हो? तुमने मेरी जान बचाई थी। आज मेरा समय है तुम्हारे साथ खड़े होने का। तुम मुझे रस्सी की तरह इस्तेमाल करो, मैं खुद तुम्हारी लकड़ियों को मजबूती से बांध दूंगा। नहीं, ये कैसे संभव है? अगर तुम्हें कोई नुकसान हो गया तो? मैं तुम्हें फिर से खतरे में नहीं डालना चाहती। जब तुमने मुझे बचाया था तब तुमने अपने बारे में नहीं सोचा। आज मुझे भी वही मौका दो। तुम बस लकड़ियां लेकर घर पहुंच जाओ, मैं सही समय पर वहां से निकल जाऊंगा। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ऋतु कुछ देर चुप रही, फिर धीरे धीरे सिर हिलाकर सहमति दे दी। उसने सांप को रस्सी की तरह इस्तेमाल करके लकड़ियों को मजबूती से बांध लिया। लकड़ियां लेकर घर की ओर चलते चलते ऋतु उस तालाब के किनारे पहुंच गई। अब भी एक बड़ा काम बाकी था, फूटी हुई मटकी से पानी लाना। ऋतु ने मटकी में पानी भरा, लेकिन कुछ ही कदम चलते ही सारा पानी नीचे से गिर गया। अब क्या करूं? इतनी मेहनत से लकड़ियां लेकर आई, लेकिन अगर पानी ही नहीं ले जा पाई तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। मैं इतनी कोशिश करके भी क्यों नहीं कर पा रही? क्या मुझ में सच में कोई बुद्धि नहीं है? तभी तालाब के पानी के अंदर से एक आवाज आई। वही मेंढक बाहर आया। ऋतु, तुम फिर से चिंता में पड़ गई हो। तुम्हारी आंखों में वही पुराना दुख फिर से देख रहा हूँ। क्या तुम भूल गई हो तुमने एक दिन मेरी मदद की थी? हाँ, लेकिन मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही। फूटी हुई मटकी से पानी कैसे ले जाऊं? ये बहुत आसान है। तुम मटकी को पानी में डुबाकर भर लो और मैं जाकर उस छेद वाली जगह पर बैठ जाऊंगा। तब पानी बाहर नहीं निकलेगा। सच? तुम ऐसा करोगे? जब तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया था तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं करूंगा? ऋतु ने ठीक वैसा ही किया। मेंढक छेद वाली जगह पर बैठ गया और आश्चर्य, अब पानी बाहर नहीं गिरा। आखिरकार सभी बाधाओं को पार करके ऋतु घर की ओर चल पड़ी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास। घर पहुंचकर ऋतु ने लकड़ियां रख दी। तभी सांप चुपचाप वहां से निकल गया। दादी बाहर आकर खड़ी हो गई। ऋतु, ये कैसे संभव हुआ? क्या तुमने सच में ये असंभव काम कर दिखाया? मैंने अकेले कुछ भी नहीं किया दादी। मैंने बस रास्ते में एक मेंढक और एक सांप की मदद की थी, और जब मुझे जरूरत पड़ी वही मेरे साथ खड़े हो गए। मैं समझ रही हूँ। रिया पास में खड़ी होकर शर्म से सर झुका लेती है। दादी, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा।
मैंने किसी की मदद नहीं की, इसलिए मुझे भी किसी की मदद नहीं मिली। बुद्धि सिर्फ अपने लिए नहीं होती, दूसरों का भला करने में ही असली बुद्धिमानी है। जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो कभी सच में बुद्धिमान नहीं बन सकता, लेकिन जो दूसरों के साथ खड़ा होता है उसके लिए एक दिन पूरी दुनिया भी खड़ी हो जाती है।